नमस्कार, मैं हूं राम विश्वकर्मा। आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। यह है साहस, दृढ़ संकल्प और बलिदान की गाथाएं। ये उस विदेशी शक्ति के खिलाफ विद्रोह की घटनाएं हैं जिसने हमें 2 शताब्दियों से अधिक समय तक जंजीरों में जकड़ा हुआ था। ये ऐसे योगदान हैं जिन्होंने एक छाप छोड़ी, लेकिन दुख की बात है कि हमारे स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में ऐसे कई बड़ी घटनाएं और बड़ी विभूतियां हैं जो लगभग भुला दी गई हैं। ये स्वतंत्रता आंदोलन के वो सेनानी हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। भारत देश आजादी के 75 वर्ष पूरे करने पर जश्न मना रहा है। आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। ऐसे में पेश है स्वतंत्रता आंदोलन के उन महानायकों की कहानियां जिनके बारे में आप में से बहुत कम लोगों ने सुना होगा। I had the satisfaction of breaking the law and doing something for the nation. इनमें पहला नाम है उषा मेहता का। उषा मेहता स्वतंत्रता संग्राम की वो सेनानी थी जिन्होंने गोपनीय तरीके से कांग्रेस के रेडियो प्रसारण के लिए काम किया था। ये वो निडर, निर्भीक और साहसी महिला थी जिन्होंने आजादी की लड़ाई में बड़ी भूमिका निभाई थी। 14 अगस्त 1942 की उस रोज रेडियो फ्रीक्वेंसी नंबर 42.34 मीटर पर धीमी सी एक आवाज गूंजी थी। ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि डॉक्टर उषा मेहता की थी, जिन्होंने गुपचुप तरीके से एक रेडियो पर घोषणा करते हुए कहा कि महात्मा गांधी के करो या मरो का नारा दिए जाने के कुछ ही घंटों के बाद हमारी आजादी के लिए संघर्ष कर रहे पूरे राजनीतिक नेतृत्व को गिरफ्तार कर लिया गया। रेडियो में इस आवाज ने संघर्ष को जीवित रखा। उन्होंने इस भूमिगत रेडियो स्टेशन को 2 अन्य कार्यकर्ताओं की सहायता से चलाया, जिनके परिवार के पास शिकागो रेडियो नाम से एक टेलीफोन कंपनी भी थी। शुरुआत में वे दिन में 2 बार हिंदी और अंग्रेजी में प्रसारण किया करती थी, लेकिन इसमें एक बड़ा जोखिम भी था क्योंकि पुलिस ने उनका सुराग लगाने के लिए तफ्तीश शुरू कर दी थी। ऐसा पहली बार हो रहा था जब आजादी की लड़ाई में रेडियो को एक माध्यम के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा था। लिहाजा फैसला हुआ कि प्रसारण अब 2 बार नहीं बल्कि 1 बार शाम को 7:30 बजे से 8:30 बजे तक लगातार किया जाएगा। पुलिस से बचने के लिए इन्होंने कई बार अपने रेडियो प्रसारण के लिए लोकेशन भी चेंज की। डॉक्टर उषा मेहता के रेडियो पर जुनूनी संदेश लोगों पर गहरे प्रभाव डालने लगे। उन्होंने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ रेडियो को हथियार बनाया, जिसके जरिए उन्होंने देश के व्यापारी वर्ग से चावल का निर्यात रोकने से लेकर देश के बड़े नेताओं और आजादी के संघर्ष में ब्रिटिश अत्याचारों से जुड़ी तमाम तरह की खबरें प्रसारित की। ये वो दौर था जब अंग्रेजी हुकूमत लगातार अखबारों का गला घोंट रही थी। उस वक्त डॉक्टर उषा मेहता ने गुप्त तरीके से रेडियो पर अंग्रेजों के खिलाफ खुलकर अपनी आवाज को बुलंद किया। इस बात से अंग्रेजी सरकार तिलमिला उठी, क्योंकि जिस रेडियो पर अब तक सिर्फ सरकारी बखान चलाए जाते थे, अब उसी रेडियो स्टेशन पर एक फ्रीक्वेंसी ऐसी भी थी जिस पर सीक्रेट तरीके से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और अंग्रेजी सरकार के खिलाफ खबरें प्रसारित की जा रही थी। लेकिन 12 नवंबर 1942 को वो हुआ जिसका डर था। गुप्त तरीके से रेडियो प्रसारण के आरोप में डॉक्टर उषा मेहता समेत उनके 4 सहयोगियों को गिरफ्तार कर लिया गया। उनकी इस गतिविधि से जुड़े तमाम राज उगलवाने के लिए उन्हें जेल में यातनाएं दी गई। उन्हें मानसिक पीड़ा के साथ साथ उनके मनोबल को भी तोड़ने की कोशिश की गई। इतना ही नहीं, ब्रिटिश अधिकारियों ने डॉक्टर उषा मेहता को ये ऑफर भी दिया कि अगर वो बता दें कि जिस रेडियो प्रसारण के लिए उन्हें जिन लोगों ने उकसाया या जो लोग इसके पीछे थे, अगर वो उनके नाम बता देती हैं तो न सिर्फ उनकी सजा माफ कर दी जाएगी बल्कि उन्हें आगे की पढ़ाई के लिए सरकारी पैसे पर ब्रिटेन भी भेज दिया जाएगा। ये डॉक्टर उषा मेहता के लिए एक बड़ा प्रलोभन था, लेकिन वो टूटी नहीं और ना ही उन्होंने किसी का नाम लिया। इस वीरांगना ने जेल में किए गए सारे सितम बर्दाश्त किए, लेकिन वो फिर भी नहीं टूटी। जेल में 4 साल की सजा पूरी करने के बाद साल 1946 में उन्हें रिहा कर दिया गया। उनके मन में आगे पढ़ने की प्रबल इच्छा थी,
जेल में सजा काटने की वजह से उनकी पढ़ाई हालांकि बाधित तो हुई, लेकिन जेल से बाहर आने के बाद उन्होंने अपनी डॉक्टरेट पूरी की। उस दौर में एक महिला का पीएचडी कर पाना एक बड़ी बात हुआ करती थी। खैर, इसके बाद वो बॉम्बे यूनिवर्सिटी में विल्सन कॉलेज में पढ़ाने लगी, जहां उन्होंने 30 साल तक अध्यापन का कार्य किया। देश की आजादी में एक बड़ी भूमिका निभाने वाली और रेडियो पर सीक्रेट तरीके से प्रसारण कर उन्हें चौंकाने ये नायिका उसके बाद कई दशकों तक गुमनामी में जीती रही। हालांकि साल 1998 में उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। 11 अगस्त साल 2000 में एक बीमारी के चलते आजादी की इस नायिका ने हमेशा हमेशा के लिए आंखें मूंद ली। आजादी के नायकों में एक भूला बिसरा लेकिन एक महान नाम है हेमचंद्र बंदोपाध्याय का। ये आजादी के वो योद्धा थे जिन्होंने अंग्रेजों से आमने सामने की टक्कर तो नहीं ली थी, लेकिन जिस अंदाज में वो ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ मुखर रहे वो उन्हें सबसे ज्यादा अलग और अनूठा बनाती है। इनके पास अंग्रेजों से मुकाबला करने के लिए तलवार तो नहीं थी, लेकिन इनके शब्दों में तलवार से ज्यादा धार थी। गद्य और पद्य की शैली में महारत रखने वाले हेमचंद बंदोपाध्याय उस दौर में शायद ऐसे पहले कवि थे जिन्होंने भारत को एक अविभाजित, स्वतंत्र और एकीकृत भूभाग के तौर पर देखा था। साल 1872 में उनकी एक कविता ने सनसनी मचा दी थी। देशभक्ति से ओतप्रोत वो कविता ऐसी थी जिसने भारतीयों में ज्वाला भड़काने का काम किया था, तो इससे ब्रिटिश अधिकारी तिलमिला उठे थे। इस कविता ने भारतीयों को ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए प्रोत्साहित किया था और काफी समय तक इस कविता को बंगालियों का गान भी माना जाता रहा। उनका ये काव्य उस वक्त लोगों की जुबान पर चढ़ा जब नील क्रांति के संघर्ष को लगभग एक दशक पूरे हो चुके थे। वास्तव में उन्होंने न केवल लोगों को ब्रिटिश बेड़ियों को तोड़ने के लिए प्रोत्साहित किया, बल्कि समाज में महिलाओं से जुड़े मुद्दों को लेकर भी उन्होंने जागरूक करने का काम किया। उनकी एक मशहूर कविता कुलीन महिला विलाप ने ईश्वरचंद्र विद्यासागर को बहुविवाह के खिलाफ और विधवा विवाह के लिए आवाज उठाने को प्रोत्साहित किया था। आजादी के ऐसे ही भूले बिसरे परवानों में तीसरा नाम है रानी गाइदिन्ल्यू का। वह वर्तमान के मणिपुर राज्य से ताल्लुक रखती थी और नागा जनजाति में पैदा हुई एक उग्र सेनानी के तौर पर पहचानी जाती थी। उन्होंने मणिपुर, नागालैंड और असम में अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह का नेतृत्व किया था। 1927 में महज 13 साल की उम्र में वह अपने चचेरे भाई के साथ हेराका आंदोलन में शामिल हो गई थी, जिसका उद्देश्य नागा आदिवासी धर्म को पुनर्जीवित करना और ब्रिटिश शासन को समाप्त करने के लिए नागाओं के स्वशासन की स्थापना करना था। उन्होंने सामाजिक और धार्मिक आंदोलन के एक ऐसे नेता के रूप में अपनी आध्यात्मिक भूमिका को राष्ट्रवादी भूमिका से जोड़ा और अपने लोगों को अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने के लिए प्रेरित भी किया। इस दौरान वो महात्मा गांधी के संदेशों को भी जनता के बीच में प्रसारित करने का काम करती रही। उनका दृढ़ विश्वास था कि धर्म की हानि संस्कृति की हानि है और संस्कृति की हानि पहचान की हानि है। उन्होंने नागा जनजातियों के बीच असहयोग आंदोलन का अपने तरह का एक प्रयास शुरू किया। ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ रानी गाइदिन्ल्यू ने ऐलान कर दिया कि कोई परिवार अंग्रेज सरकार को टैक्स नहीं देगा। उनका प्रभाव ऐसा था कि उनके एक आवाज पर लोगों ने टैक्स देना बंद कर दिया। इस बात से ब्रिटिश प्रशासन में हड़कंप मच गया। उनके माथे पर बल पड़ गए और इस क्षेत्र में ब्रिटिश प्रशासन के लिए काम करना बेहद मुश्किल और दूभर हो गया। आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि जब साल 1932 में उन्हें गिरफ्तार किया गया था तब उनकी उम्र महज 16 साल ही थी। इतनी कम उम्र में अंग्रेजों से लोहा लेने वाली और पूर्वोत्तर में ब्रिटिश हुकूमत की जड़ें हिलाकर रख देने वाली रानी गाइदिन्ल्यू को आजीवन कारावास की सजा सुना दी गई। 1932 में उन्हें गिरफ्तार किया गया था। 1947 तक वो जेल में रहीं। पूर्वोत्तर के कई जेलों में उन्हें रखा गया। लगभग 15 साल तक जेल में रहने के बाद आखिरकार वो साल आया जब देश को आजादी मिली। साल 1947 में देश की आजादी के साथ ही उन्हें जेल से मुक्त कर दिया गया।
पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें पहाड़ियों की बेटी के रूप में उनका बखान किया था। उनके साहस के लिए उन्हें रानी की उपाधि भी दी गई थी। साथ ही भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से भी नवाजा। स्वतंत्रता संग्राम में उनके योगदान के लिए उन्हें 1972 में ताम्रपत्र, 1982 में पद्म भूषण, 1983 में विवेकानंद सेवा सम्मान और 1991 में स्त्री शक्ति पुरस्कार समेत कई सम्मानों से नवाजा गया। 1996 में केंद्र सरकार उनके सम्मान में एक स्मारक और डाक टिकट भी जारी किया। पिछले साल मणिपुर में आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का उद्घाटन इसी बहादुर महिला के नाम पर किया गया है। ये कुछ ऐसे स्वतंत्रता सेनानी थे जिनके योगदान ने स्वतंत्रता की लड़ाई में 3 अलग अलग क्षेत्रों में अपनी छाप छोड़ी। हमें उम्मीद है कि आपको ये नया वीडियो पसंद आया होगा। देखने के लिए धन्यवाद।